स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें अना दिखाई जाती है जिसने वेटर्स की ड्रेस पहनी हुई थी। वो सोचती है कि मुझे किसी भी हाथ में सभी एविडेंस चाहिए होगा कि मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है, तभी तो मैं डाइवोर्स ले पाऊंगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि यांग बिन के पास बैठा होता है। बिन बोलती है कि हम गेम खेलते हैं। यांग उसमें हार जाता है तो वो पूछती है ट्रूथ या डेयर। यांग बोलता है डेयर। बेन कहती है अपनी वाइफ को कॉल करो और बोलो तुम्हें डाइवोर्स चाहिए। यांग पहले तो मना भी करता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन बेन बोलती है तुम हार चुके हो। यांग कॉल करता है लेकिन उसकी वाइफ कॉल उठा नहीं रही थी, जो कि अनाई थी। बेन बोलती है फिर अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें मुझे किस करना होगा। ये सुनकर हो जाती है और बहुत सारे फोटोज लेकर यहाँ से भाग जाती है। वॉशरूम में आकर वो सोचती है अच्छा हुआ मैं पकड़ी नहीं गई। तभी यांग आता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि इस मास्क के पीछे तुम्हारा चेहरा मुझे समझ नहीं आएगा क्या? मुझे अच्छे से पता है तुम कौन हो। अना फिर भी एक्टिंग करती है नहीं, तुम किसी गलत वुमन को समझ रहे हो, मैं तो यहाँ पर वेटर हूँ। यांग कहता है कि वो सभी फोटोज डिलीट करो, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने वाला। अना कहती है तुम्हारी स्वीट हार्ट यहाँ पर है, फिर तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? वैसे भी हमारी शादी में कुछ नहीं रखा, हम 3 सालों से शादीशुदा है, लेकिन तुमने मुझे आज तक टच भी नहीं किया है। यहाँ कहता है अच्छा तो ये शिकायत है तुम्हें, कोई बात नहीं, इसको भी कंप्लीट किया जाएगा। ये सुनकर अना हैरान हो जाती है और यांग एक अना को चम्मी दे देता है। अना उसको दूर भगाती है और बोलती है कि अपनी स्वीट हार्ट के पास ही जाओ, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। यांग बाहर आता है जहाँ पर उसको बिन दिखती है और वो बोलती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मुझे तुम्हारा अटेंशन चाहिए, मैं मिस कर रही थी तुम्हें। यांग कहता है कहीं नहीं गया था। अना ये सब कुछ दूर से देख रही होती है और सोचती है मुझे मेरे पापा की वजह से शादी करनी पड़ी क्योंकि उसकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी और यांग ने कभी मुझे प्यार तो नहीं किया, लेकिन कम से कम वो मेरे रिस्पेक्ट तो कर ही सकता है चीटिंग ना कर। लेकिन खैर मैं जल्द से जल्द डाइवोर्स तो लेकर ही रहूंगी। यांग को और परेशान करने के लिए अना अगले दिन शॉपिंग में जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोलती है तुम्हें जो भी कुछ चाहिए तुम ले सकती हो, पेमेंट मेरा हस्बैंड करेगा। ये सुनकर फ्रेंड भी बड़ी खुश हो जाती है। ये लोग जमकर शॉपिंग करते हैं और यहाँ पर बार बार यांग को मैसेज के ऊपर मैसेज आए जा रहे थे कि पैसे कट रहे हैं बैंक से। वो सोचता है इतनी तो आज से पहले अना ने कभी शॉपिंग नहीं की। अब यहाँ अना आती है। यांग बोलता है मुझे सब कुछ पता है, ये तुम डाइवोर्स के लिए कर रही हो ना, लेकिन मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, जितना चाहिए उतना तुम यूज कर सकती हो। अना जा रही थी, उसको लगा था कि यांग उसको डाइवोर्स नहीं देगा, लेकिन यांग बोलता है कि देखो मैंने डाइवोर्स पेपर्स बनवा लिए हैं। अना सोचती है ये तो बहुत अच्छी बात है और कहती है वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही समझ लिया कि तुम मेरे लिए नहीं बने हो, क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे आगे पीछे मंडराती रहती है और ये चीज ना किसी भी वाइफ को अच्छी नहीं लगेगी। तो बेटर होगा कि हम दोनों डाइवोर्स ले लें, तुम्हारे आधी प्रॉपर्टी चाहिए होगी और बताओ कब डाइवोर्स लेना है। यहाँ कहता है दादी जी के बर्थडे के बाद हम डाइवोर्स ले लेंगे। अना कहती है इसमें तो बहुत दिन बाकी है। यहाँ कहता है अगर डाइवोर्स चाहिए तो इतने दिन तो वेट करना पड़ेगा, वैसे क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? अना कहती है नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फेस देख कर ही आ रही हो, जिससे मेरी भूख मर चुकी है और अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए जा सकते हो। यहाँ हम देखते हैं कि अगले दिन जब यांग अपनी सर्वेंट से पूछता है कि उसकी वाइफ कहाँ है, सर्वेंट बोलती है कि आपकी वाइफ कुछ ज्यादा ही खुश थी, वो कह रही थी कि आज उसको छुटकारा मिलने वाला है आपसे, और वो तो मैरिज ब्यूरो चली गई। आई थिंक डाइवोर्स की बात ही हो रही थी ना आपके बीच में। मैरिज की बात सुनकर कौन सी लड़की भला खुश होती होगी। अब जो असिस्टेंट था वो आकर यांग को बहुत ज्यादा फाइल्स देता है और बोलता है कि आज की मीटिंग में आपको जाना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ अना फैमिली कोर्ट के बाहर वेट कर रही होती है। यांग का सोचती है ये अभी तक क्यों नहीं आया, मुझे लगता है ये मुझे परेशान करने की ट्राई कर रहा है। वो असिस्टेंट को कॉल करती है और पूछती है मेरा हस्बैंड आने भी वाला है या नहीं। असिस्टेंट बोलता है आज तो बॉस की बहुत ज्यादा मीटिंग्स है इसलिए वो आ नहीं पाएंगे। अना कहती है ये भी सही है, चलो। वो जा रही थी तभी उसका सैंडल गिर जाता है। आई मीन वो खुद गिरने वाली थी। यहाँ पर जाओ आता है जो कि यांग का एनिमी था। वो हमारे अना की हेल्प करने लगा था और कहने लगा था कि मैं आपको न्यू स्लीपर्स भी दिला देता हूँ। अना को पता था कि ये कौन है, इसलिए मना करती है और कहती है नहीं नहीं रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। तो जाओ कहता है चलो मुझे हेल्प तो करनी है ना। यांग
अब अना के बारे में असिस्टेंट से पूछता है कि वो घर तो आ चुकी है ना। असिस्टेंट कहता है एक्चुअली बॉस वो जब जा रही थी तब वो आपके एनिमी जाओ संभल चुकी थी, और आपको पता ही है जाओ फुल तो फायदा उठाएगा भाभी जी का, और संभाल के रहिए क्योंकि बीबी तो आपकी ही है। ये सुनकर यंग को जेलसी होने लगी थी। जियाओ अना को घर तक छोड़ने के लिए भी आता है, मेडिसिन देता है, सूज देता है, और पता नहीं कितनी केयर कर रहा था। अना सोचती है इतनी केयर तो कभी मेरे हस्बैंड ने भी नहीं की। यहाँ वो घर के अंदर आती है। यहाँ पूछता है कि तुम किसके साथ आ रही हो। अना कहती है ये तुम मुझे कैसे पूछ सकते हो, हमारा डाइवोर्स होने वाला है, और वैसे भी तुम तो अगर बहुत लड़कियों के साथ रह सकती हो तो भला मैं किसी लड़के के साथ क्यों नहीं जा सकती हो, ये तो गलत होगा ना। यंग बोलता है तुम्हें अच्छे से पता है जियाओ मेरा एनिमे है और वो बिल्कुल अच्छा मैन नहीं है। अना ये सुनकर बोलती है तो तुम भला कौन से अच्छे हो, बीबी के होते हुए तुमने किसी और को पटा कर रखा हुआ है और फिर बोल रहे हो कि तुम हैंडसम हो और जेंटलमैन भी। नहीं, ये ट्रूथ नहीं है। यहाँ बोलता है अच्छा तो मेरी बेबी अब मेरी ही बुराई करेगी। अना कहती है हाँ कर रही हूँ, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा तुम्हें, और वो लंगड़ाते हुए यहाँ से जा रही थी। यहाँ कहता है तुम्हें क्या हो चुका है, और वो उसको अपनी गोदी में उठा लेता है और यहाँ पर केयर भी किया जा रहा था। अना सोचती है इसको देखकर लगता है ये पूरा बदल चुका है। पहले तो जब भी अगर मुझे लगी होती थी ना तो इग्नोर मारता था, और अब देखो कितना केयरिंग हो रहा है। यहाँ अना को मसाज भी देता है और ऐसे ही रात बीत जाती है। यंग बोलता है आज मैं इसी रूम में सोऊंगा। अना कहती है ये नहीं हो सकता, निकलो यहाँ से, और वो सच में रूम से बाहर ही निकाल देती है। सर्वेंट ये देखकर सोचती है बॉस के एटीट्यूड का जवाब नहीं था, और अब देखो बेबी के आगे तो अच्छी अच्छी की नहीं चलती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अना एक कैफे में थी, उसके पास बिन आती है और वो कहती है कि तुम्हें तो पता ही होगा तुम्हारे हस्बैंड के साथ मेरा कौन सा चक्कर चल रहा है। अना कहती है हाँ कोई नई बात बताओ ना, ये तो मैं कब से जानती हूँ। बिन बोलती है तो तुम डाइवोर्स क्यों नहीं दे देती, क्योंकि यहाँ मेरा है, मैं उससे बहुत जल्दी शादी कर लूंगी। अना कहती है अच्छा तो तुम्हें डाइवोर्स की बात करनी थी तो ये बात तो तुम्हें यंग से करनी चाहिए ना, मुझ पर क्या है। बिन कहती है देखो यहाँ तो मान चुका है, अब तुम्हें भी मान जाना चाहिए क्योंकि तुम जैसी वुमन को ना कोई भी लाइक नहीं करता। और यहाँ पर तो वो एक चेक भी देती है और कहती है डाइवोर्स के लिए कितने पैसे चाहिए मुझे बता दो, और ना 1 बिलियन लिख देती है और कहती है इतने क्या तुम दे पाओगी। बिन बोलती है क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें पैसों की ही पड़ी है क्या। अना कहती है तुम मेरे हस्बैंड को खरीदना चाहती हो तो वो इतने कम प्राइस में थोड़ी ना बिकेगा, मुझे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, और अगर तुम इतने भी नहीं दे पाओगी तो मेरे हस्बैंड से दूर हो जाओ ना, क्योंकि यहाँ कैफे में हर कोई सिक्को देख रहा था। अना को एक्टिंग करने का मौका भी मिल चुका था। वो कहती है देखो मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, यार प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, किसी का घर तोड़ना क्या अच्छी बात होती है। हर कोई बातें करने लगा था कि देखो आजकल की लड़कियां कैसे अमीर हस्बैंड को पटा लेती है, और यहाँ पर बिन की बहुत ज्यादा इंसल्ट होती है। उसके बाद हमारी अना अपनी फ्रेंड से मिलती है, जो फ्रेंड्स उसको एक इनविटेशन कार्ड देती है जो कि एक ऑक्शन का था। अना को थोड़े बहुत चक्कर भी आ रहे थे। अना सोचती है आई थिंक मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे चेकअप करवाने के लिए जाना होगा। यहाँ जाकर उसको पता चलता है अना प्रेग्नेंट है। अना को याद आता है कि एक रात यांग ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और वो उसके रूम में आ चुका था, और अना अब समझ जाती है वैसे यांग ने कभी मुझे टच नहीं किया, लेकिन एक ही रात में क्या मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। और बोलती है मानना पड़ेगा यांग में स्टेमिना तो कुछ ज्यादा ही है। डॉक्टर बोलते हैं कि आपको सभी हार्मफुल मेडिसिन से दूर रहना होगा, और वो उसको कुछ एडवाइस भी देते हैं। रात में अना ये सभी बात यांग को बताना चाहती थी, लेकिन यांग तो बिन के साथ था और वो सभी फोटोज बिन ने अना को पहले ही भेज दिए थे। अब यांग कहता है तुम मुझसे क्या बात करना चाहती थी। अना बोलती है मैं यही कहना चाहती थी मुझे जल्द से जल्द डाइवोर्स चाहिए, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। यंग कहता है क्या हो चुका है तुम्हें, अचानक इतनी अजीब अजीब बात क्यों किए जा रही हो। अना कहती है क्या अजीब बात है, तुम हर बार बिन के साथ रहते हो और ये देखकर भला कौन सी वाइफ को अच्छा लगेगा, मुझे डाइवोर्स चाहिए। अब हम देखते हैं यांग और अना ग्रैंड माँ से मिलने के लिए आते हैं। ग्रैंड माँ को पता था कि उसका पोता कैसा है, इसलिए वो अना से कहती है कि देखो मुझे जल्द से जल्द तुम्हारा बच्चा चाहिए, अगर बच्चा हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, और अगर कभी भी यांग ने तुम्हें परेशान किया तो मुझे बता देना। ये दोनों जैसे ही रूम में आते हैं यांग के फोन पर बिन का कॉल आ रहा था। अना उठाती है और कहती है अरे मेरा हस्बैंड तो वॉशरूम में है, क्या तुम्हें कोई अर्जेंट काम था। बिन कहती है नहीं अर्जेंट तो नहीं था।
अना, देखो यार, अब हमें हस्बैंड वाइफ वाली थिंग्स करनी होगी। तुम तो समझ ही सकते हो ना, हस्बैंड वाइफ रातों में क्या करते हैं। तुम्हें ऐसे किसी मैरिड मैन को कॉल कर कर ना डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यांग अपना फोन ले लेता है। अना जाने वाली थी। यांग कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? यांग अना को क्लोज करता है और बोलता है, तुमने तो कहा था कि रात में जो हस्बैंड वाइफ करते हैं वो हम दोनों ही करने वाले हैं, तो फिर तुम झूठ कैसे बोल सकती हो? अना कहती है, वो तो मैं मस्ती कर रही थी। लेकिन यांग तो अना को अपनी गोदी में उठा लेता है। अना सोचती है, नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं अपनी बेबी को ना कुछ नहीं होने दूंगी। अब क्या था, यांग तो उसको छोड़ ही नहीं रहा था, लेकिन अना फिर भी यांग को रूम से बाहर निकाल देती है। सर्वंट फिर से ही देखती है। उसको तो मजा ही आ रहा था कि उसके खड़ूस बोर्स का जितना एटीट्यूड है ना, वो उसकी वाइफ अच्छे से निकाल रही है। यहाँ अगले दिन अन्ना को जाना था ऑक्शन में। यहाँ उसको लेकर भी नहीं जाता और अकेले ही चला जाता है। अब क्या था, अन्ना को फिर से हॉस्पिटल आना पड़ता है क्योंकि उसकी मेन रिपोर्ट जो आने वाली थी। ऑक्शन में अना और जाओ बातें कर रहे थे, तभी बिन आकर बोलती है, अच्छा तो यांग को पता है क्या कि तुम उसके एनिमी से बात कर रही हो? अना कहती है, यहाँ कुछ स्मेल आ रही है ना गंदी सी। मुझे लगता है शायद बिन के अंदर से आ रही है, क्योंकि जिसका ऑरा इतना डार्क होता है उसके अंदर से इतनी ही गंदी स्मेल आती है। बिन की फिर से इंसल्ट हुई थी और वो सोच रही थी, एक बार यांग को आ जाने दो। तभी यहाँ यांग आता है और बिन लिटरली उसे चिपकने ही लगी थी। एक्चुअली अना यहाँ पर एक जेट नेकलेस लेने के लिए आई थी, जो कि उसकी मॉम का ही था। जब अना को पैसों की बहुत जरूरत थी तब उसने ये नेकलेस बेच दिया था, लेकिन अब अना के पास कुछ ज्यादा ही पैसे है, तो उसने डिसाइड किया था कि वो नेकलेस वो वापस खरीद लेगी, और वो उसकी मॉम की निशानी भी तो है। यहाँ पर वो सबसे ज्यादा बोली लगाती है, लेकिन यांग तो उससे भी ज्यादा बोली लगाया जा रहा था, और बाद में यहाँ वो नेकलेस जीत जाता है। अना कहती है, मुझे ये नेकलेस दे दो, तुम्हें पता है ना ये मेरी मॉम का है। यांग बोलता है, तो क्या हुआ, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं ले आऊं और ना ही तुम्हें मिलने वाला है। अना थोड़ी अपसेट हो जाती है और कहती है, मैं पैसे भी दे दूंगी, प्लीज मुझे दे दो। यांग फिर भी मना कर देता है, नहीं नहीं दे सकता। अना को गुस्सा आने लगा था। बिन कहती है, एक्चुअली ये नेकलेस यांग ने मेरे लिए लिया है, तो प्लीज यार तुम मांगो मत, अच्छा थोड़ी लगेगा तुम ऐसे मांग रही हो। अना को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो क्या ही बोलेगी। बाहर आकर वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और यांग की बुराई करना स्टार्ट कर देती है। पता नहीं रात तक यांग की कितनी ज्यादा तारीफें करती है, आई मीन अपोजिट साइड वाली तारीफें। अना अब घर आती है, उसको पता चलता है कि यांग तो अभी भी नहीं आया। अना समझ जाती है कि वो तो बिन के साथ होगा ना, सेलिब्रेट कर रहा होगा, कहाँ ही आएगा बदमाश। मॉर्निंग में यांग को ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। एक्चुअली अना ने यांग को मनाने के लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया था अपने हाथों से। वो चाहती थी कि वो यांग को इम्प्रेस कर दे और वो जो जेट नेकलेस था वो उसको रिटर्न मिल जाए। अना खाना बनाती तो है, लेकिन यांग बेचारा खा नहीं पाता, क्योंकि ये जो बंदी थी ना उसने आज से पहले कभी भी किचन में कदम तक नहीं रखा था। यांग बोलता है, प्लीज यार आज के बाद ना कभी किचन में मत जाना, बस इतना एहसान कर दो मुझ पर। अना बोलती है, क्या बकवास की जा रहे हो, इतना भी गंदा खाना मैं नहीं बनाती, मैं जो भी कुछ करती हूँ ना वो परफेक्ट ही होता है। यहाँ कहता है, हाँ क्यों नहीं मैम, आप खुद ही ट्राई कर सकती हो। जैसे ही अना अपना बनाया हुआ खाना खाती है, उसको रियलाइज हो जाता है कि उसको आज के बाद कभी खाना नहीं बनाना चाहिए, और वो कहती है, ठीक है नहीं बनाऊंगी। यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में यांग अपने ऑफिस रूम पर था और अपना काम भी कर रहा था। अना आकर उसको मसाज देने लगी थी और कहने लगी थी कि अगर तुम्हें कुछ जरूरत है तो मैं वो कंप्लीट कर सकती हूँ। यांग अना को क्लोज करता है और बोलता है, तुम्हें पता होगा मैन को कौन सी जरूरत होती है और उसको कंप्लीट करना बीबी का ही तो काम होता है ना। ये सुनकर अना कहती है, नहीं नहीं ये ऑफर वैलिड नहीं है, मैं तो कह रही हूँ मैं तुम्हारी केयर करूंगी, और गलत मीनिंग में मैंने बिल्कुल नहीं कहा था। यांग बोलता है, क्या यार तुम मेरी बीबी हो और अब मैं गलत मीनिंग की बात ही कहाँ से कर रहा हूँ, मैं तो अपने राइट्स की बात कर रहा हूँ, और तुम्हारी भी तो वो वाइफ वाली ड्यूटी है ना। अना कहती है, अना बोलती है, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, देखो मैं कह रही हूँ कि मुझसे दूर रहकर बात करो, और प्लीज प्लीज मुझे वो जेट पेंडेंट दे दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ कहता है, अगर तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया तो आई एम श्योर मैं तो वो तुम्हें गिफ्ट के तौर पर दे दूंगा। अना कहती है, सच्ची में? यांग बोलता है, हाँ लेकिन मुझे इम्प्रेस करना बच्चों का खेल थोड़ी ना है। अना समझ चुकी थी कि यांग ये गेम खेल रहा है, वो कभी भी जेट पेंडेंट उसका नहीं देगा, इसलिए कहती है, अच्छा ठीक है, और वो तो जब कॉफी बनाकर लाई थी ना उसको भी लेकर जा रही थी। यांग कहता है, अभी भी एक ऑफर है, अगर ग्रैंड माँ की पार्टी में तुम बहुत अच्छे से बिहेव करोगी और ऐसे दिखाओगे कि जैसे तुम परफेक्ट वाइफ हो, तो आई एम श्योर
तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं वो जेट पेंडेंट तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर अना बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम कितने अच्छे हो। यांग बोलता है क्या अब ये कॉफी तुम मुझे दे सकती हो। अना कहती है हाँ क्यों नहीं। अगले दिन ही यांग ने बहुत ज्यादा ड्रेसेस को अरेंज कर दिया था। अना एक चूज कर रही थी। यांग बोलता है ये कुछ ज्यादा ही शॉर्ट है। अना दूसरी ड्रेस को दिखाती है। यांग बोलता है ये कुछ ज्यादा ही डीप है ना, गला देखो इतना डीप मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अना ऐसे बहुत ज्यादा ड्रेस दिखाती है लेकिन यांग कुछ ना कुछ उसमें खामियां निकालता ही रहता है। थक हार कर अना बोलती है चलो अब तुम ही दिखा दो कि मुझे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए। यांग ने एक ड्रेस को सिलेक्ट किया था। अना उसको पहन कर आती है तो सच्ची में वो हुस्न की परी लग रही थी और यांग की तो नजर ही नहीं हट रही थी। लेकिन ऐसा प्रिटेंड भी तो करना है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बाद में फुलटू इग्नोर मार देता है। यहाँ पर ये दोनों जैसे ही आते हैं ये सब कुछ बिन ने देख लिया था। बिन को पता था कि अना को वो जेट पेंडेंट चाहिए। फिर क्या था, वो कार के पास आती है और बॉडीगार्ड को बोलती है मुझे यांग ने कहा है एक सामान लाने के लिए, और वो जेट पेंडेंट ले लेती है। यहाँ अना का ध्यान फुलटू खाने पर था। अब फंक्शन में हम इसलिए तो जाते हैं कि अच्छा अच्छा खाना खाने को मिल पाए। तभी हर कोई यहाँ पर अना की बेइज्जती करने लगा था कि यही वो वाइफ है ना यांग की, जिसको यांग एक रत्ती भर भी इम्पोर्टेंट नहीं देता। अना अभी भी इग्नोर ही किए जा रही थी। तभी एक लड़की अना को गिरा देती है और कहती है आई एम सॉरी, गलती से हो गया। देखो तुम कंप्लेन मत कर देना यांग के सामने, वैसे भी वो तुम्हारी कौन सी बात सुनता है। अना उस लड़की का बाल पकड़ लेती है। तभी यहाँ यांग आता है और कहता है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम यहाँ कोई तमाशा नहीं करोगी। अना कहती है लेकिन ये लोग मुझे परेशान किए जा रहे थे। यांग कहता है छोड़ो उस लड़की को। अना को गुस्सा तो आ रहा था कि यांग उसका हस्बैंड है, उसको तो सपोर्ट करना चाहिए ना, लेकिन पता नहीं इसका मूड तो कुछ अजीब सा ही रहता है। अब यांग उस लड़की से बोलता है चलो मेरी बेबी को तुम सॉरी कहोगी क्योंकि तुमने उसको परेशान किया है। उस लड़की को लगा था कि सॉरी अना बोलेगी। यांग कहता है ओ मिस, सॉरी तुम्हें बोलना है। अब क्या था, सभी लड़कियों का मुंह बन चुका था और माफी भी मांग ही रही थी। अना अब बोलती है देखो तुम प्रॉमिस करो कि मुझे वो जेट पेंडेंट दोगी, तुम्हें पता है ना वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यांग बोलता है हाँ अच्छे से पता है, तुम यहाँ रेस्ट करो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें जेट पेंडेंट दूंगा। और वो उसे एक बॉक्स देता है जिसके अंदर तो एक स्टोन था। ये देखकर अना हैरान हो जाती है और कहती है या क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। तभी बिन आती है और उसको जेट पेंडेंट दिखाते हुए कहती है तुम्हें क्या लगा था कि यहाँ इतना एक्सपेंसिव जेट पेंडेंट तुम्हें दे देगा। बिल्कुल नहीं, उसने तो ये मेरे लिए स्पेशली खरीदा था। अना बोलती है तुम मुझे दे दो, कभी भी यांग ना झूठ नहीं बोलता और उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो ये मुझे देगा। बिन बोलती है कभी भी नहीं, वो ये तुम्हें नहीं देगा। और वैसे अगर ये तुम्हें चाहिए तो तुम्हें डाइवोर्स देना होगा यांग को, वरना अगर ये टूट फूट गया तो तुम्हें पता ही होगा ना, ये तुम्हारे मॉम की लास्ट ज्वेलरी पीस में से एक है। अना कहती है हाँ वो डाइवोर्स की तो बात चल ही रही है और बहुत जल्दी हो जाएगा, प्लीज तुम मुझे ये दे दो। लेकिन बिन का तो आपको पता ही है, इसको कहते हैं घर तोड़ने वाली लड़की, और वो जानकर वो जेट पेंडेंट को गिरा देती है। अना उसको लेने वाली थी। बिन कहती है मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, कभी भी यांग तुम्हें प्यार नहीं कर सकता क्योंकि पहले वो मेरी बहन रियो से प्यार करता था और जब रियो ने यांग की जान बचाई थी और वो नहीं रही तो वो मुझसे प्यार करता है। अना को बहुत गुस्सा आ जाता है। अना कहती है चलो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। वो बिन को लेकर यांग के पास जा ही रही थी लेकिन बिन झाड़कर खुद भी गिर जाती है और अना को भी धक्का दे दिया था। यहाँ पर अना को लग रहा था कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है और यांग तो बिन को लेकर चला भी जाता है, जबकि अना कह रही थी कि प्लीज मेरी हेल्प करो। अब हम देखते हैं यांग बिन के साथ तभी उसे एक कॉल आता है जो कि अना की फ्रेंड का था। यहाँ डॉक्टर बोलते हैं फैमिली मेंबर में से कौन है। यांग बोलता है मैं हूँ। फ्रेंड अना से मिलती है। एक्चुअली उसका बेबी ना सेफ था लेकिन अना ने जानकर बोला था कि बेबी नहीं रहा। अगर ऐसे ही यांग को गुस्सा आ गया तो डाइवोर्स तो मिलना ही है ना। अब यांग के साथ बिन थी। बिन कह रही थी कि मुझे पता नहीं हम दोनों कैसे गिर चुके थे, देखो मुझे माफ कर दो। और अना को तो ख्याल रखना चाहिए था ना अपना, आखिरकार वो प्रेग्नेंट थी, मुझे भी माफी मांगनी चाहिए अना से। यांग को पता था कि अना बिन को लाइक नहीं करती और उसको बिन को देखकर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कहता है नहीं नहीं तुम रहने दो, तुम नहीं जा सकती अना के सामने। बिन कहती है भला मैं क्यों नहीं जा सकती, मुझे भी तो माफी मांगने का हक है ना। यांग कहता है यार प्लीज तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है और तुम यहीं पर रहो, मैं अकेले जाकर
मैं अकेले जाकर अना से बात कर लूंगा। बिन कहती है अच्छा हुआ बच्चा नहीं रहा। अब तो अना की फ्रेंड भी यांग की इंसल्ट करने लगी थी। यांग अना के पास आता है और कहता है माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि तुम प्रेग्नेंट थे और तुमने ये बात भी मुझे नहीं बताई। अना मैं किस हिसाब से तुम्हें बताती, तुम्हारी सभी केयर तो उस बिन के लिए है ना। तुम्हें कहाँ ही रियलाइज होता है कि तुम्हारी खुद की भी एक वाइफ है जिसको केयर और अटेंशन की जरूरत होती है। और वैसे भी तुमने मुझसे झूठ बोला था, वो जेट पेरेंट तो मुझे मिला ही नहीं। अगले दिन यांग पता लगाने की ट्राई कर रहा था कि उस पार्टी में ऐसा क्या हुआ था जो अना और बिन दोनों ही गिर गई थी, लेकिन उसको कोई भी फुटेज नहीं मिलती। वो सभी फुटेज डिलीट हो चुकी थी और ऑलवेज ही बात थी ये तो बिन नहीं किया होगा ना। यहाँ जैसे यांग अना के केबिन में आता है, आई मीन रूम में आता है, यहाँ पर जियाओ था जिसको देखकर यांग को रत्ती भर भी अच्छा नहीं लगता और वो कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ यांग को पता चला था कि अना को खुद को बेबी नहीं चाहिए था और वो बहुत जल्दी ट्रीटमेंट करवाने वाली थी। यांग कहता है ये सब कुछ क्या है, तुमने मुझे बेबी के बारे में नहीं बताया, लेकिन एटलीस्ट ये तो बता सकती थी ना, तुम इस ट्रीटमेंट के बारे में तो मुझे बता ही सकती थी। अना कहती है कि इस मुंह से बताती। तभी यहाँ ग्रैंड माँ आती है और फिर से यांग पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम अना की केयर क्यों नहीं करती हो, तुम्हें अना की केयर करनी चाहिए, वो तुम्हारी बीवी है। यांग कहता है आपकी प्यारी सी बहू ने ना क्या किया है आप खुद ही देख लीजिए। वो सभी पेपर्स ग्रैंडमा भी देखती है, लेकिन उसको अना पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है और वो उल्टा बोलती है अना ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। आई नो ये सभी मेरी गलती है जो मैं अपने पोते को ना वो मैनर्स और प्यार करने का तरीका ना सिखा पाई, प्लीज मुझे माफ कर देना। यांग सोचता है मुझे तो लगा था सास बहू वाले झगड़े देखने को मिलेंगे, लेकिन ये कौन सा ही प्यार मिलाप हो रहा है। यहाँ अना बोलती है माफ कर देना, आपको कब से मेरा बच्चा देखना था, लेकिन मैं वो प्रॉमिस निभा नहीं पाई। ग्रैंडमा बोलती है नहीं, मुझे पता है कि मेरे पोते की कितनी गलतियां हैं, कोई भी लड़की ऐसे पोते के लिए क्यों ही बेबी प्लान करेगी, रहने दो, मैंने तुम्हें माफ किया। और वो फिर से यांग को डांटती है तुमने अपने हस्बैंड वाली कोई भी ड्यूटी को नहीं फुलफिल किया है। जैसे ही अना हॉस्पिटल के बाहर आती है, ग्रैंडमा को तो फुल टू एटीट्यूड दिखाना था। वो यांग को एक पेपर देती है जो कि डाइवोर्स पेपर था। यांग बोलता है आप मेरी दादी हो और आप खुद ही मेरे डाइवोर्स करवा रही हो। ग्रैंडमा बोलती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है कि तुम किस टाइप के मैन हो और तुम बिल्कुल भी अना जैसी प्यारे से लड़की को ना डिजर्व नहीं करते। जल्द से जल्द डाइवोर्स पेपर पर साइन करो। यांग बोलता है अरे यार ये तो अजीब बात है ना, मैं नहीं करने वाला। ग्रैंडमा बोलती है फिर मैं तुमसे वो सब कुछ छीन लूंगी जो कि तुम्हारा है, यानी कि तुम्हारी कंपनी, तो चुपचाप डाइवोर्स पेपर पर साइन करो। अभी तुम्हारा डाइवोर्स नहीं होगा, लेकिन कभी भी अगर अना को लगा कि वो तुम्हें छोड़कर जाना चाहती है तब वो तुम्हें छोड़कर जा सकती है। यांग सोचता है अजीब बात है, दादी जी मेरी है और सभी साइड वगैरह तो वो अना की ले रही है। फिर से दूसरी एक फाइल हमारी ग्रैंड माँ यांग को देती है जो कि प्रॉपर्टी की फाइल थी, जिसमें से आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी तो अना के नाम पर हो चुकी थी। जैसे ही यांग साइन करेगा, यांग बोलता है ग्रैंड माँ यार कुछ तो मेरे लिए रहने दो। ग्रैंड माँ बोलती है बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हें कंप्लेन चाहिए तो तुम्हारी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अना के नाम करनी होगी, और हाँ डाइवोर्स के बाद ये एलिमनी ही तो होगी ना। ये सुनकर यांग कहता है कोई भी फैमिली मेंबर ना अपनी बहू की इतनी साइड नहीं लेता। ग्रैंडमा बोलती है लेकिन तुम कितने नालायक हो ना, ये मुझे अच्छे से पता है। अब यहाँ पर ग्रैंडमा अना को बोलती है देखो अगर तुम्हें जो भी करना है वो तुम मुझे बता सकती हो, मैं फुल टू तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। यांग का तो मुंह ही उतर चुका था। अब बिन आती है घर के अंदर जैसे अना और ग्रैंडमा जा चुके थे। यहाँ पर ग्रैंडमा ने ऑलरेडी बता दिया था कि ये सब कुछ बिन ने किया है। यांग बोलता है यार तुम मेरी वाइफ को ऐसे हर्ट कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता था ना वो प्रेग्नेंट है। बिन बोलती है नहीं यार सच कह रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं कैसे किसी को हर्ट कर सकती हूँ। यांग कहता है मैंने सीसीटीवी फुटेज भी देखी है और अब मुझे तुम्हारा रियल फेस पता चल चुका है। तुम दिखती तो इनोसेंट हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा नफरत भरी है और वो भी मेरी वाइफ की वजह से और मेरी बीबी के ऊपर। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अना बहुत मासूम और भोली भाली सी लड़की है और उसके साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। देखो तुम्हारी बहन ने मेरी जान बचाई थी और वो बात मैं मानता भी हूँ, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मेरी फैमिली के साथ कुछ भी करोगी और मैं देखता रहूंगा। बिन बोलती है तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी क्योंकि तुमने मेरी बहन से प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। यांग बोलता है तुम सही कह रही हो, लेकिन वो प्रॉमिस मैंने तुम्हारी बहन को किया था, तुम्हें नहीं, और आज के बाद कभी मुझे दिखाई मत देना। यहाँ ग्रैंडमा अना को लेकर शॉपिंग स्टोर आती है और कहती है तुम्हें जो कुछ पसंद आता है ना वो तुम ले सकती हो। अना कहती है इसकी क्या जरूरत है, और बाद में उसको तो शॉपिंग करनी बहुत अच्छी लगती थी।
तो वो अपनी दादी जी सास के साथ बहुत शॉपिंग करती है। यहाँ दादी जी बोलती है तुम्हें एक अपार्टमेंट भी ले लेना चाहिए। मुझे पता है मेरे पोता की हालत, कभी भी तुम्हें वो घर से भी निकाल सकता है या फिर तुम ही निकल जाओगी। ये सुनकर यहाँ पर ये लोग प्रॉपर्टी लेने के लिए भी आ चुके थे और ये काम भी कंप्लीट हो चुका था। दादी जी बोलती है अब मैंने तुम्हारे लिए ना ब्लाइंड डेट फिक्स कर रखी है। मेरा पुत्र तो नालायक है लेकिन मैं तुम्हारी दोबारा शादी करूंगी और पता है ब्लाइंड डेट में हर किसी को मैंने बुलाया है। यहाँ पर यांग सोच रहा था कि उसकी दादी और अना कहाँ गए होंगे। फिर क्या था, असिस्टेंट को तो कहा ही हुआ था कि अना पर कोई नजर रखे, ऐसा बंदा भेज देना। इसलिए वो कहता है कि यार अना और दादी जी मेरी कॉल भी नहीं उठा रही है, क्या तुम्हें पता है वो दोनों कहाँ गई है। असिस्टेंट बोलता है हाँ मुझे पता है, पहले वो दोनों शॉपिंग गए थे, फिर प्रॉपर्टी बाय की और फिर आपकी ग्रैंड माँ अना को लेकर एक रेस्टोरेंट में गई हुई है जहाँ पर उसने अना के लिए ब्लाइंड डेट फिक्स की हुई है। यहाँ कहता है क्या। असिस्टेंट बोलता है हाँ बिल्कुल, और उसने हर एक फैकल्टी से किसी ना किसी बेस्ट मैन को बुलाया है। एक लॉयर है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है और पता है एक तो गवर्नमेंट ऑफिसर है, एक बिजनेसमैन भी तो है। बहुत अच्छे अच्छे मैन थे, मुझे फोटोज मिला है, काफी हैंडसम है, आपसे तो अच्छे ही दिखते हैं। यहाँ कहता है मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ और तुम मेरी ही इंसल्ट किए जा रहे हो। यहाँ बेचारा अब असिस्टेंट क्या ही करता, सच ही तो बोल रहा था और अब जॉब भी तो नहीं जानी ना, इसलिए कहता है सॉरी बस मुझे माफ कर देना। जैसे ही हमारी अना घर आती है यांग उसको हक कर लेता है और कहता है मेरे अलावा तुम किसी और मैन के बारे में कैसे सोच सकती हो। अना कहती है तुम्हें हो क्या गया है, क्या आप पागल वगल तो नहीं हो चुकी हो ना। बाद में अना ने नाइट ड्रेस पहन लिया था लेकिन फिर भी यांग उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अना बोलती है बहुत हुआ क्योंकि यांग ने उसको हक कर लिया था। यांग कहता है देखो मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे बात अच्छे से पता है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, मैं दूसरा बेबी चाहता हूँ। अब हम देखते हैं बिन अभी भी नहीं सुधरी थी, उसको तो अभी भी यांग चाहिए था और वो अब कुछ प्लानिंग वगैरह भी की जा रही थी। यहाँ यांग अन्ना को मैसेज करता है क्योंकि उसको अन्ना के लिए एक ज्वेलरी पीस बनाना था। अन्ना एक लग्जूरियस ब्रांड की ज्वेलरी डिजाइनर थी। यांग बोलता है मुझे मेरी वुमन के लिए ना एक नेकलेस चाहिए और वो छोटा होना चाहिए और उसमें ओशन वाली फील होनी चाहिए। अन्ना पहले तो भाव दिखाती है सॉरी लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो एक कदम आगे है ना, उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए थे और बोला था अब तुम्हें मेरे साथ काम करना ही होगा। अना बोलती है ये इतना जिद्दी क्यों है, और उसको लग रहा था कि ये अना को लग रहा था कि ये नेकलेस ना यांग अपनी बेबी यानी कि मेरे लिए बना रहा है और मुझसे ही डिजाइन करने को भी कह रहा है और उसके बदले पैसे भी मिलेंगे। क्या बात है, मेरी तो चांदी ही चांदी है। और अब क्या था, यांग ने डिसाइड कर लिया था कि वो अना को मना कर रहेगा। ग्रैंड माँ की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर बिन और शीशी की एंट्री होती है। शीशी यांग को कहती है हम बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं ना। यांग कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया और बताया क्यों नहीं, मुझे लगा मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हें कुछ हो गया है, पता है मैं कितना गिल्ट में जी रहा था। शीशी बोलती है एक्चुअली वो मेरे ट्रीटमेंट के लिए मैं अब्रॉड गई थी और मैंने खुद ही अपनी फैमिली को बताने से मना किया था क्योंकि तुम और भी मेरी टेंशन लेते। ये सुनकर यांग कहता है तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, एटलीस्ट तुम मुझे कॉल तो कर ही सकती थी ना। शीशी बोलती है लेकिन अब मैं वापस आ चुकी हूँ ना और मेरा ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर बेन तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी क्योंकि उसको लग रहा था कि अब शीशी और यांग बहुत जल्दी शादी कर लेंगे और अना का तो पता ही कट हो जाएगा। बिन अना से बोलती है तुम्हें तो पता ही होगा यांग और शीशी पहले डेट करते थे और यांग की फर्स्ट लव शीशी ही है। ये सुनकर अना को बुरा लगता है लेकिन अब ऐसे दिखाना था कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली अना ने देख लिया था कि शीशी के गले में वही नेकलेस है जो कि अना ने यांग के कहने पर बनाया था। यहाँ पर जियाओ आकर बोलता है यांग और शीशी कुछ ज्यादा ही क्लोज नजर आ रहे हैं ना। देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ तुम्हें संभल जाना चाहिए, यांग का ना कोई भरोसा नहीं है कि वो कब क्या कर दे। ये सुनकर अना भी सोचती है हाँ तुम कह तो सही रहे हो लेकिन फिर भी वो अपसेट तो थी ही। शीशी कहती है मैंने सुना है कि तुमने शादी कर ली है, तुमने मुझे इन्वाइट भी नहीं किया, चलो छोड़ो, तुम्हें पता ही नहीं था कि मैं जिंदा हूँ, अब मैं तुम्हारी वाइफ से भी मिलना चाहती हूँ। यांग ने देख लिया था कि शीशी के पास भी वैसा ही नेकलेस है और अब यांग वैसा सेम नेकलेस अना को नहीं देना चाहता था। वो बोलता है
मैंने तो वो डिजाइनर से बोला था कि वो एक ही पीस बनना चाहिए, फिर ये इतने ज्यादा पीस कहाँ से बन चुके हैं? और ऐसा सेम नेकलेस शीशी ने पहना था, पता लगाओ ये सब कुछ कैसे हो चुका है। असिस्टेंट बोलता है, जी बॉस, वैसे अब आप मैडम को क्या गिफ्ट देने वाले हो? यांग कहता है, कोई और ज्वेलरी देनी पड़ेगी जो कि इस दुनिया में बस एक ही हो, उसका डिजाइन कहीं और ना मिले। असिस्टेंट बोलता है, आप जितने भी पापड़ बेल रहे हो ना, वो सब कुछ पहले ही करने की जरूरत थी। यहाँ पर घर में आकर अना बोलती है, मुझे डाइवोर्स चाहिए, वैसे भी तुम्हारी फर्स्ट लव वापस आ चुकी है ना। यांग बोलता है, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो, तुम्हें ऑलरेडी पता है, मैं शीशी को भूल चुका हूँ। अना कहती है, अच्छा, वो मुझे अच्छे से दिख रहा है कि तुम उसको भूल कर भी कितने प्यार से बात कर रहे थे, और मेरे साथ होते हुए भी तुमने कितनी हद तक मुझे इग्नोर किया है। यांग कहता है, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो, तुम्हारे अलावा मैं किसी का नहीं हूँ, अब तुम मेरी वाइफ हो और मैं अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहता। अना बोलती है, अच्छा ऐसी बात है क्या? यहाँ पर यांग गुस्से में चला जाता है। अना को भी नींद तो आ नहीं रही थी। बेन शेशी से बात कर रही होती है कि यांग को ना कुछ ज्यादा ही अना का बुखार चढ़ा हुआ है, आप वो बुखार जल्द से जल्द उतार देना। आपको ये तो पता है ना, मिसेस यांग सिर्फ आप ही बन सकती हो और कोई भी नहीं। शीशी कहती है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, यांग सिर्फ मेरा ही है। अब हम देखते हैं, अना का एक खुद का ज्वेलरी स्टोर था और वो वहीं पर थी। जानकर शीशी वहां आती है और कहती है, तुम यहाँ जॉब करती हो क्या? अना बोलती है, नहीं, ये पूरा स्टोर मेरा ही है, तुम्हें पता होगा ना मेरा हस्बैंड कितना रिच है। शशि कहती है, हाँ मुझे पता है, और मुझे ये भी पता चला है कि तुम दोनों डाइवोर्स लेने वाले हो। अना कहती है, ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ का मैटर है, तुम्हें कुछ बोलना नहीं चाहिए। शशि कहती है, हाँ हाँ मैं समझ चुकी हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, वो तो मैंने तुम्हें ऐसे ही हेलो हाय कह दिया था। यहाँ हम देखते हैं, आज अना की वेडिंग एनिवर्सरी थी। यांग को वो बोलती है, तुम्हें पता है ना आज क्या है? यांग कहता है, सॉरी यार, बहुत ज्यादा काम था, मुझे याद ही नहीं आज क्या है। अना थोड़ी अपसेट हो जाती है। यांग जाते हुए बोलता है कि आज हम पार्टी करने वाले हैं। ऑफ कोर्स आज हमारे शादी को पूरे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अना खुश हो जाती है, कम से कम उसके हस्बैंड को याद तो है ना। बाहर जाते हुए यांग को शीशी का कॉल आता है, यहाँ हमारे अना ने सब कुछ डिजाइन कर लिया था, आई मीन खाना बनवा लिया था, डाइनिंग टेबल को सजा लिया था, और अब वो फुल टू वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का। यांग भी बहुत जल्दी में घर ही आ रहा था क्योंकि उसको पता था कि उसकी बीवी उसका वेट कर रही होगी। लेकिन जैसे वो घर पहुंचता है, शीशी का कॉल आता है जो कह रही थी, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मेरे पास आ जाओ, मैं एक मुसीबत में फंस चुकी हूँ। यांग को अब क्या था, शीशी की कुछ ज्यादा ही केयर थी, और ये सब कुछ प्लान भी तो शीशी का ही था। यहाँ यांग आकर शीशी को बचा लेता है। शीशी यांग को हक कर कर बोलती है, अच्छा हुआ तुम आ गए, पता है मैं कितना डर रही थी। बहुत रात हो जाती है। अना अभी भी यांग का वेट कर रही थी और अब वो समझ चुकी थी कि उसका हस्बैंड नहीं आने वाला है। अना की तबीयत भी खराब होती जा रही थी। वो बाहर आती है जहाँ पर यांग तो था नहीं। यहाँ पर जब आता है जो कि अना को हॉस्पिटल लेकर आता है। अना ने यांग और शीशी को साथ में देख लिया था। यहाँ यांग बोलता है, बेबी तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया है ना? अना कुछ भी नहीं बोलती। यांग अना को लेकर यहाँ से जाने वाला था, लेकिन अना गुस्से में चली जाती है। शीशी बोलती है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, आज रात में यांग को अपने साथ रखने वाली थी। घर पर आकर अना बोलती है कि अगर तुम्हें शीशी से ही प्यार है तो मुझे डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते? यहाँ कहता है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गया था, तभी तो इतनी देर हो चुकी है, तुमने मुझे समझ कर रखा है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ पर यांग सच में अना को मना लेता है क्योंकि उसको पता था कि अना उसका फ्यूचर है। शीश के साथ अब वो कंसर्न जरूर दिखाता है, लेकिन वो प्यार नहीं रहा है। अना ऐसे ही अब यांग के साथ खुश रहने लगी थी। यांग उसको अटेंशन भी देता था और ये भी यकीन दिलवाता था कि वो सिर्फ अना का ही है। यहाँ हम देखते हैं कि जब शीशी यांग से मिलने के लिए आती है, वो कहती है कि देखो, तुम्हें मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और हॉस्पिटल में जो भी कुछ हुआ था वो मुझे लगता है गलत नहीं है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि शीशी जानकर कह रही थी कि अना हॉस्पिटल में है और वो कुछ ट्रीटमेंट करवा रही है क्योंकि वो अभी भी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर यांग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ मानना ही पड़ता है। एक्चुअली अना को बताया गया था कि उसका बेबी ना ठीक नहीं है, अगर उसने अभी भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो हो सकता है कि उसका जो बेबी आए वो पागल निकले, और अना ने सोच लिया था कि वो ऐसा नहीं होने देगी, अगर बेबी पागल है तो उसको ये ट्रीटमेंट करवाना ही होगा। यहाँ पर यांग आता है और कहता है, तुमने छुपाया क्यों कि तुम प्रेग्नेंट हो,
और अब तुम ये ट्रीटमेंट भी करवाने के लिए आ गई। अना को बहुत कुछ कहना था, लेकिन कहाँ यांग ये मौका ही दे रहा था। जैसे ही अना हॉस्पिटल के बाहर आती है, उसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन जियाओ ने उसको बचा लिया था। डॉक्टर ने कहा था कि जियाओ का ट्रीटमेंट तो हो जाएगा, लेकिन उसको अब्रॉड जाना पड़ेगा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट के लिए। अब अना ने भी डिसाइड कर लिया था, अना ने भी डिसाइड किया था कि यांग से प्यार तो अना ने कुछ ज्यादा ही किया है, लेकिन कभी भी यांग ने क्या उस पर ट्रस्ट किया है? उसका आंसर था नो। तभी वो डाइवोर्स पेपर पर साइन कर कर यहाँ से चली जाती है। यांग को अब रियलाइज हो रहा था कि उसकी कितनी बड़ी गलती है। अना ने मैसेज किया था कि मैं जाओ के साथ अब्रॉड जा रही हूँ और प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं वापस नहीं आना चाहती हूँ। ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं। अना अपने बेबी आई मीन अपने बच्चे जिंग को लेकर 4 सालों के बाद वापस चाइना आ चुकी थी। उसको यांग मिलता है और अना ऐसे बातें कर रही थी जैसे यांग उसका एक पास्ट ही हो। और अना कहती है, देखो अब मैं वापस आ चुकी हूँ, लेकिन मैं तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती हूँ। और वो जिंग को लेकर चली जाती है। यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अना को अपना नहीं बना पाया था, जबकि अना से प्यार तो उसको आज भी उतना ही था। यांग ने डिसाइड किया था कि वो सब कुछ अना के बारे में पता लगाएगा। यांग को पता चला था कि अना एक बहुत बड़ी ज्वेलरी डिजाइनर बन चुकी है। यांग उसके पास आता है और कहता है, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि तुम इतनी ज्यादा कैपेबल हो। अना कहती है, क्योंकि तुमने कभी इंटरेस्ट शो ही नहीं किया था मुझ में, खाई पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं। अना भी कोई मौका नहीं छोड़ी थी यांग को टोंट मारने का। यांग बोलता है, फिर तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं शादी कर रहा हूँ। क्या तुम शादी की सभी ज्वेलरी डिजाइन कर सकते हो, इंक्लूडिंग वेडिंग रिंग? ये सुनकर अना कहती है, हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स हमें प्रोफेशनली ही बातें करनी चाहिए और मैं बिल्कुल करूंगी। शीशी भी ऐसे दिखा रही थी जैसे वो यांग की इकलौती प्यार हो, और वो कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी। जैसे ही शीशी जाती है, यांग आता है अना के पास और कहता है, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? अना तो जा रही थी क्योंकि यांग उसके कुछ ज्यादा क्लोज आना चाहता था। अब हम देखते हैं शीशी 2 रिंग लेकर आई थी, जिसके जैसी आई मीन इंस्पिरेशन रिंग लेकर आई थी, लेकिन यहाँ तो अना चली चुकी थी। अना बाद में यांग की ग्रैंड माँ से मिलने के लिए आती है। ग्रैंड माँ आज भी अना को अपनी बहू जैसा ही ट्रीट करती थी, यानी कि वो उसको फुल रिस्पेक्ट भी देती थी। और जैसे ही उसको पता चलता है कि अना का एक बेबी भी है, वो तो कुछ ज्यादा ही खुश हो चुकी थी। और तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो, वैसे भी मेरे पोते ने जो कुछ गलतियां की थी ना, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे पास भी कभी मिलने के लिए आओगी। यहाँ यांग भी अपनी ग्रैंड माँ के घर पर आता है और उसे पता चलता है ग्रैंड माँ तो जिंग के साथ है। अना को कुछ काम था तो जिंग ग्रैंड माँ के साथ ही था। यहाँ जिंग के साथ यांग भी बातें करने लगा था और वो कहने लगा था कि तुम्हारी एज क्या है? जिंग बोलता है 3.5 साल। ये सुनकर यांग कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, कोई बात नहीं, मुझे लगा था कि तुम मेरे बच्चे हो। एक्चुअली जानकर ये झूठ बोल रहा था, क्योंकि अना नहीं जिंग को ये सभी बातें समझाई थी। अना बाद में जिंग को लेकर अपने घर आती है। दादी जी कॉल करती है और बोलती है, तुम चली क्यों आई? मैं तुमसे अच्छे से मिली भी नहीं थी, ऐसे तो नहीं जाना चाहिए था तुम्हें, मैं बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। अना बोलती है, कोई बात नहीं ग्रैंडमा, हम फिर से आ जाएंगे और मैं जिंग को भी लेकर आऊंगी। ये सुनकर ग्रैंडमा को अच्छा लग रहा था और यहाँ यांग भी सब कुछ सुन रहा था। ग्रैंडमा यांग को टॉन्ट मारती है और कहती है, काश तुमने अना की केयर की होती, तुमने उसको डाइवोर्स ना दिया होता तो आज तुम्हारी भी ऐसी ही हैप्पी फैमिली होती। खैर तुम तो शीशी से शादी कर रहे हो ना, अब मैं तुम्हें क्या ही कहूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि अना जा रही थी, तभी उसको शीशी मिलती है जो कि जिंग के साथ अच्छे से ही बात कर रही थी। लेकिन थोड़ी दूर जाकर अना ने जिंग को समझा दिया था कि ये आंटी के साथ मेरी बिल्कुल नहीं बनती, तो तुम्हें उसके साथ कहीं कुछ नहीं जाना, और अगर वो कुछ खाने को देती है तो वो भी खाना नहीं है। शीशी बाद में यांग से मिलने के लिए आती है। यांग कहता है, मैं ये वेडिंग कैंसिल कर रहा हूँ। शीशी बोलती है, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यांग बोलता है, मैंने कभी भी तुमसे शादी का प्रॉमिस नहीं किया था, तुमने मेरी जान बचाई थी तो मैंने भी तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारी कंपनी लॉस में चल रही थी ना, तो उसको फंडिंग भी मैंने ही तो दी थी, और वैसे भी मैं ऑलरेडी तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं अब रियलाइज कर रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मैं अब ऐसी अनब्रोकन शादी नहीं चाहता। ये सुनकर शीशी को समझ आ रहा था कि सब कुछ अना की वजह से हो रहा है। बाद में अगले दिन भी अना सिंह को लेकर दादी जी के पास आती है। यहाँ पर यांग भी था जो कि अना को इम्प्रेस करना चाहता था, क्योंकि आज ये लोग गेट टुगेदर कर रहे थे। शीशी कहती है, ग्रैंडमा मैंने सुना है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ग्रैंडमा कहती है, नहीं मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही अच्छी है, और वैसे भी तुम्हारी शक्ल देखकर अच्छी अच्छी की तबीयत खराब हो जाए। फिर भी शीशी कुछ भी नहीं कहती। यहाँ पर हमारी जो अना थी वो ऑरेंज जूस बना रही थी, और तभी हम देखते हैं कि
तभी हम देखते हैं कि शीशी आती है और उसमें मैंगो मिला देती है, जबकि दादी जी को तो मैंगो से एलर्जी थी। दादी जी को कुछ होने लगा था और अब उसको हॉस्पिटल लाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि ऑलरेडी आपकी ग्रैंड माँ को मैंगो से एलर्जी है, तो वो फूड नहीं देना चाहिए था ना। यंग बोलता है, हमारे घर पर तो मैंगो आते ही नहीं है क्योंकि ग्रैंड माँ को एलर्जी है। मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है। डॉक्टर बोलता है, रिपोर्ट्स में यही आया है। यंग सर्वेंट से पूछने लगा था कि क्या आज दादी जी ने कुछ ऐसा खाया था जिसमें मैंगो था। सर्वेंट मना कर देती है। शीशी बोलती है, एक्चुअली अना ने जूस दिया था, शायद उसके अंदर मैंगो हो सकता है। अना कहती है, सबसे ज्यादा केयर मैं ही ग्रैंड माँ की करती हूँ और मैं ग्रैंड माँ को ना कभी ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन शीशी बोलने लगी थी, अच्छा लेकिन अभी शक तो तुम पर ही हो सकता है ना, क्योंकि लास्ट तो तुम ही ग्रैंड माँ के रूम में थी। यहाँ ये सुनकर यान कहता है, मुझे सभी सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग देखनी है। अब उसको पता चल चुका था कि शीशी ने ही सब कुछ किया है, क्योंकि सिंह ने 2 दिन वीडियो भी अपने पापा को यानी कि यांग को भेज दिए थे। यांग बोलता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम मेरी ग्रैंडमा को हर्ट करना चाहती थी। शीशी कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब तो यांग ने ये तक कह दिया था कि तुम कभी भी मेरे घर पर मत आना। अब ग्रैंडमा को भी सब कुछ पता चल चुका था। वो शीशी को कहती है, मैं तुम्हें 2 चांस देती हूँ। एक ऑप्शन ये है कि मैं पुलिस स्टेशन में तुम्हारी कंप्लेन करूँ और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम मेरे पोते यानी कि यांग से दूर हो जाओ। दोनों ही ऑप्शन में लॉस तो शीशी का ही था ना। अब उसको जेल तो जाना नहीं था, इसलिए कहती है, मैं यांग से दूर रहूंगी। अब यांग ना अब अना को मनाने के बहुत कुछ कर रहा था। कभी कभी वो उसके क्लोज आ जाता है, कभी कभी कॉफी भिजवाता है, तो कभी कभी कॉल कर कर प्यारी सी बातें करता है। अना को कॉल आता है और उसे सबको बताया जाता है कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है, जल्द से जल्द मेरे पास आ जाओ। यहाँ पर जैसे ही अना आती है, वो देखती है वो भी बंधी हुई है और ये सब कुछ करवाने वाली और कोई नहीं लेकिन शीशी ही है। अना बोलती है कि यांग ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब कुछ कर बच जाओगी। शीशी कहती है, ऑफ कोर्स मुझे पता चल चुका है कि जिंग यांग का ही बेटा है। अगर ये सच्चाई यांग को पता चल गई तो कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुमसे दोबारा शादी करेगा और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अना कहती है, अच्छा तुम ये नहीं चाहती तो तुम्हें यांग से तभी बातें करनी चाहिए, न कि तुम ऐसे गलत काम करोगी। तभी यहाँ ज़्याओ आता है, जिसको कुछ भी नहीं हुआ था, जो एक्सीडेंट हुआ था वो भी शीशी का ही प्लान था। जानकर वो डॉक्टर ने झूठ बोला था कि ज़ाओ की ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड जाना पड़ेगा, जबकि ज़ाओ तो शीशी के पीछे पागल था और जो शीशी कहेगी वही वो करेगा। यहाँ हमारे जिंग को थोड़ी बहुत लग चुकी थी। वो हॉस्पिटल आती है उसको लेकर और जब उसको खून की जरूरत थी तब यांग बोलता है, मैं ब्लड देने को रेडी हूँ। अना मना कर देती है, नहीं तुम ब्लड नहीं दे सकते। यांग बोलता है, भला मैं क्यों नहीं दे सकता। अना कहती है, क्योंकि तुम उसके पापा हो इसलिए तुम नहीं दे सकते ब्लड। यहाँ हम देखते हैं कि अना और हमारा सिंह दोनों ही बेहोश था। जैसे ही सिंह को होश आता है उसके पास यांग था। यांग बोलता है, मैं तुम्हारा पापा हूँ बेटे, माफ कर देना, मेरी वजह से सब एक गलतफहमी हो चुकी थी। बाद में अना भी सिंह से मिलने के लिए आती है। अब यांग डिसाइड कर रहा था कि उसको कैसे अपने बेटे और अपनी बीबी को वापस लाना है अपनी लाइफ में और उसको फुल टू मनाना भी तो है। असिस्टेंट कहता है, बॉस आपकी बस की ये बात नहीं है। यहाँ कहता है, मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ, ये बकवास मेरे सामने ना किया करो तुम। सच में यांग जिंग के कुछ ज्यादा क्लोज जा रहा था और यहाँ ग्रैंडमा को भी पता चल चुका था कि यांग और अना का ही बेटा है जिंग, और वो भी बहुत प्यार कर रही थी जिंग को। रात में ग्रैंडमा बोलती है कि हम दोनों बाहर चलते हैं और आपके मॉम डैड को अकेले में रहने देते हैं। ये दोनों सच में एक रूम में फंस चुके थे और ये प्लान दादी जी और जिंग का ही था। यांग बोलता है, अगर अब हम एक रूम में है तो कुछ अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, या फिर हम कुछ रोमांटिक भी कर सकते, या फिर तुम चाहो तो हम थोड़े क्लोज भी आ सकते हैं। अना कहती है, ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना मुंह अपने पास रखो और अपनी बातें ना बंद करो तुम। अगले दिन अना का बर्थडे था। यहाँ सभी लोगों ने सरप्राइज प्लान किया हुआ था। प्यारा सा जिंग कह रहा था, मम्मा हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ अना कुछ ज्यादा ही खुश हो चुकी थी क्योंकि उसको ऐसी ही तो फैमिली चाहिए थी। अब यांग अना को एक गिफ्ट देता है जो कि वही जेट पेंडेंट था, उसने वो ठीक करवाने की ट्राई की थी। अना कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है और यहाँ बहुत ज्यादा गिफ्ट अना को मिल रहे थे। अब ऐसे ही लाइफ गुजरती रहती है। तभी अना को एक नेकलेस मिलता है जो कि उसके पहले प्यार का था, जिसकी वजह से उसने ज्वेलरी डिजाइनर सीखी थी, लेकिन वो अब नहीं रहा था। अना कहती है, कौन लेने के लिए आया था। उसको अपने पास्ट याद आता अना को अपना पास्ट याद आता है और अब अना बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगी थी। अब ये सब कुछ बात यांग को भी पता चल चुकी थी कि उसकी ही फर्स्ट लव नहीं थी, अना भी पहले किसी और से प्यार किया करती थी। 2-3 दिन गुजर जाते हैं, अना घर ही नहीं आती, तो फिर जिंग और यांग दोनों ही बहुत मिस कर रहे थे अना को।
यांग सिंह को लेकर अना के पास आता है जो कि एक लड़के के साथ थी, और जबकि यांग को पता था, उसने फोटोज देख कर रखी थी, उसको गलतफहमी हो जाती है कि ये जो बंदा है वो अना का पहला प्यार है। यांग कहने लगा था, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हारा बेटा भी है, तुम्हें हम दोनों की कोई परवाह नहीं है क्या? तुम 2 दिनों से घर क्यों नहीं आई हो? ये सुनकर अना बोलती है, वो मैं थोड़ी कुछ काम में थी। यांग बोलता है, अब तुम सिंगल नहीं हो जो कि तुम इस लड़के के साथ घूम रही हो। बेचारे को जेलसी हो रही थी। अना कहती है, मेरा जो पहला प्यार था ना, ये उसका जुड़वा भाई है और हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो कि इसके भाई की लास्ट विश थी, इसलिए मुझे 2 दिन लग गए थे। अब जाकर यांग को कहीं चैन की सांस आती है कि उसकी वाइफ सिर्फ उसकी हर बात में माफी मांगता है और अपने बच्चे और बीवी को लेकर यहाँ से चला जाता है। इन दोनों की एक हैप्पी और छोटी सी फैमिली थी। यहाँ रात में यांग बोलता है, क्या हम एक और बेबी प्लान करें? सिंह को एक छोटी बहन भी तो चाहिए होगी ना। अना बोलती है, अब तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। यहाँ अना के क्लोज जाने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ सिंह आता है और कहता है, मॉम डैड आज रात में इसी रूम में रहूंगा। यांग बोलता है, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें अपने पर्सनल रूम में रहना चाहिए। अना कहती है, नहीं, मेरा बेटा है तो ये यहीं रहेगा। ये सुनकर यांग बोलता है, ये मेरी बीबी है, तुम मुझसे दूर रहा करो, कितना चिपकते हो तुम मेरी बीबी से। सिंह कहता है, ये मेरी मॉम भी है और मेरी मॉम मुझे ही प्यार करती है। ये तीनों की नोकझोंक होती है और तीनों की एक अच्छी फैमिली भी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूं।